1947 की जो परिस्थितियां थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन भारत दोनों स्वतंत्र हो गए, लेकिन दोनों का खेमा अलग अलग था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हुई थी ब्रिटेन और अमेरिका के टीम की, और चीन पर जापान का कब्जा था। तो जापान से स्वतंत्र होने के बाद स्वाभाविक रूप से चीन का झुकाव अमेरिका और ब्रिटेन की ओर होना था, और इधर भारत को छोड़ने की मजबूरी थी ब्रिटेन की। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसकी जो आर्थिक स्थिति खराब हुई और अर्थव्यवस्था चौपट होने के कारण उसके संसद में रोज हंगामे होने लगे कि अब उपनिवेश से हमें छोड़ देना चाहिए, हमें बाहर आ जाना चाहिए और अपने देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देनी चाहिए। ब्रिटेन में लगातार विरोध के बाद ऐसा तो हो गया कि वो उपनिवेश छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन भारत के अंदर जो खनिज संपदा थे, इसका मोह ब्रिटेन को कैसे छूटता। उसे पता था कि अगर आगे सर्वाइवल हमको चाहिए तो यहाँ के खनिज पर कब्जा रखना जरूरी रहेगा। अगर हम इन खनिज संपदा को भारत को अवशोषण करने देंगे तो फिर हमें कोई फायदा नहीं होगा। हम जो 250-300 साल से मेहनत किए हैं और यहाँ के खनिजों को जो हमने खोजा है, उसकी माइनिंग शुरू की है, उसका नुकसान ब्रिटेन को अब होने लगेगा। तो उसने देखा कि भारत आत्मनिर्भर ना हो जाए और अपने खनिज संपदा का उपयोग ना करने लग जाए, उसके लिए उसने पाकिस्तान का बंटवारा करा दिया। बंटवारा भी ऐसा कि पूरब और पश्चिम दोनों छोर पे पाकिस्तान होगा, बीच में भारत होगा। मतलब किसी भी एंगल से भारत को स्टेबल नहीं होने देना है, ऐसा उन्होंने व्यवस्था कर दिया। अब भारत के खनिज का मोह ब्रिटेन का और इधर चीन पर नजर अमेरिका की, तो ये दोनों मिलकर के इन लोगों ने तय कर लिया कि इस जो इलाके हैं, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप और चीन का भूभाग है, इसको कभी शांत नहीं होने देना है। अगर ये शांत हो गया तो विकास करेगा, फिर अपने ही संपदा का उपयोग करने लगेगा और इसमें फिर चीन और यूरोप दोनों का नुकसान है। तो उन लोगों ने प्रयास किया कि कभी भी इनके रिश्ते ठीक नहीं हो। नेहरू यही मात खा गए। नेहरू को लगा कि चीन अलग हुआ है जापान से, और चूंकि नेहरू ने एक काम उसको खुश करने के लिए कर लिया था कि जापान का साथ देने वाले सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने गायब करवा दिया था। उनकी स्वाभाविक एक्सीडेंट वाली मृत्यु रही है कि नहीं रही है, इस पर अभी भी शोध होना बाकी है, अभी भी उसके रिसर्च के रिजल्ट आने बाकी है, क्योंकि इस बात को वहीं का वहीं छोड़ दिया गया है। राजनीतिक मजबूरियां हर एक दलों की है, इसलिए उसको कोई कुरेदना नहीं चाहता है। तो सुभाष चंद्र बोस को इसीलिए नेहरू ने ब्रिटेन का युद्ध अपराधी घोषित कर दिया, ताकि चीन उसके साथ सही रिश्ते में रहे। चीन पर उसको भरोसा था, नेहरू जी को भरोसा था। अब मामला कहां बिगड़ा? भारत जब बंटवारा हो गया पाकिस्तान का, तो ब्रिटेन और अमेरिका एक दूसरे के थिंक टैंक थे। एक्चुअली अमेरिका का थिंक टैंक ब्रिटेन हुआ करता था। तो ब्रिटेन ने तय कर लिया कि पाकिस्तान को हमें पालना है, और जब पाकिस्तान को पालेंगे तो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान भारत को हमेशा डिस्टर्ब रखेगा। अब इधर समस्या ये हो गई कि अमेरिका और पाकिस्तान अगर एक साथ है तो भारत नहीं हो सकता उसके साथ, तो भारत की मजबूरी हो गई रूस के साथ जाने की। और नेहरू और स्टालिन की अच्छी बनने लगी थी, तो उनकी दोस्ती के कारण नेहरू को लगा होगा कि रूस हमारे साथ है, चीन में भी कम्युनिज्म है तो हमारे साथ आएगा। लेकिन हुआ उलट। रूस के साथ भारत के जाने से अमेरिका और ज्यादा बिखर गया और उसने चीन को किसी कीमत पर भारत के साथ नहीं रहने देने का माहौल बनाया। और यही कारण है कि उस समय केजीबी और सीआईए की लड़ाई में चीन भारत की लड़ाई शुरू हो गई। चीन को उकसाया गया भारत पर हमला करने के लिए, भारत पर कब्जा करने के लिए, और चीन ने वही किया जो अमेरिका ब्रिटेन की लॉबी चाहती थी। तो सांस्कृतिक रूप से ये दोनों देश एक ही इलाके में आते हैं, एक ही तरीके के परिवेश में हैं, दोनों का साझा संस्कृति भी है, बौद्ध धर्म वहां भी अपनाया गया। लेकिन उसके बावजूद चीनियों को लगा कि अगर हमें इस इलाके में मजबूत होना है, बड़ा होना है, तो हमें भारत को रोकना होगा। और अमेरिका भी नहीं चाहता था कि भारत स्थिर हो जाए, ब्रिटेन भी नहीं चाहता था कि भारत में डेवलपमेंट हो। इसके बावजूद रूस ने भारत में स्टील उत्पादन को लेकर के, बिजली उत्पादन को लेकर के काफी सहयोग किया, जिसके कारण तनातनी इस हिस्से में बनी रह गई और भारत को दो तरफा मार मिलने लगा। एक तरफ पाकिस्तान परेशान करे और दूसरी तरफ चीन के साथ तनातनी हो गई। तो इस तरह से रिश्ते उस समय बिगड़ गए थे। आज की परिस्थिति ठीक यू टर्न में आ गई। अब अमेरिका चीन के साथ नहीं है, चीन का प्रतिद्वंदी है। रूस चीन में बनती नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही इन दोनों के बीच तनातनी है। तो रूस, चीन और भारत आज अमेरिका के निशाने पर हैं, क्योंकि भारत भी अब विकास कर रहा है, विकसित राष्ट्र की बनने की ओर है। तो ये अमेरिका और यूरोप को परेशान कर रहा है, और जापान भी इधर सफोकेशन में है अमेरिका को लेकर के। तो कुल मिलाकर के जो उपनिवेश काल के पहले की जो स्थिति थी एशिया की, जिसमें कि रूस, चीन, भारत और जापान जैसे बड़े विकसित देश, बड़ी अर्थव्यवस्था एक साथ उभर कर आई हैं, और एशिया एक बार फिर से दुनिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है। तो ये देख करके यूरोप और अमेरिका की हालत खराब है। अब वो बौखलाहट में है। पहले तो लीड करते थे, किसी ना किसी तरीके से इस इलाके को परेशान करते रहे। लगभग 1950 से लेकर के 2010 तक इनकी चली। भारत में भी उनके पक्ष की सरकार थी कांग्रेस के अधीन में, तो उनका काम हो जा रहा था। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। अब एशिया इमर्ज कर रहा है, और यूरोप की अब स्थिति ये हो जा रही है कि उसके पास संसाधन नहीं है, कच्चे माल इंडस्ट्री के लिए उसको एशिया पर ही निर्भरता थी। अब वो कहाँ जाए, क्या करे? तो ये बौखलाहट हो गई है यूरोप और अमेरिका की, और अब जो है स्थितियां बहुत ही भिन्न है। तो आज हम अगर तुलना करते हैं कि 62 में जो चीन ने हमारे साथ किया,
वह फिर अभी दोहराएगा, ये अब संभव शायद नहीं है, क्योंकि पिछली बार डोकलाम में चीन ने प्रयास करके देख लिया कि उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। अब भारत वो भारत नहीं है जो 62 में था, और भारत अब दुनिया की धुरी बन रहा है धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का। तो ऐसे में अब चीन के पास एक दो ही विकल्प बचे, या तो फिर से वो यूरोप अमेरिका की लॉबी में रह करके इस इलाके पर अपना प्रभुत्व बनावे, या फिर भारत जापान और रूस के साथ मिलकर वो इस इलाके में एक बड़ी अर्थव्यवस्था को बनने में सहयोग करे और पूरा एशिया को डेवलप होने में सहयोग करे। क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद शीत युद्ध का देन है। रूस को तोड़ने के लिए अमेरिका ने इस्लामिक आतंकवाद का बीज बोया था, और उस इस्लामिक आतंकवाद ने पूरा मिडिल ईस्ट और पूरा भारतीय महाद्वीप को लगातार झुलसाया है। तो ऐसी स्थिति में अब जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल बदल चुका है, और एससीओ के समिट में यह देखने को मिला कि किस तरह के वाइब्स मिल रहे थे शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी के। कहीं से नहीं लग रहा था कि अब इनके बीच वो तनातनी है या वो बिखराव है, वो दूरियां हैं। अब वो चाह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ करीब आकर के अमेरिका और यूरोप के कूटनीतिक चालों से बचें और अपने इलाके पर ध्यान दें, अपने इलाके का प्रोग्रेस करें। क्योंकि पूरा अमेरिका यूरोप यूक्रेन के साथ, अमेरिका वियतनाम के साथ, अमेरिका पाकिस्तान के साथ, तो तीनों देश के जो नुकसान देने वाले तथ्य हैं, जो एलिमेंट हैं, उसके साथ अमेरिका है। अब अमेरिका की दादागिरी और उसका प्रभुत्व को चुनौती भी देना है, यूरोप की चाल भी नहीं फंसना है। तो इसलिए इन देशों को, 4 देशों को एक साथ आकर के और एशिया के डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। इससे क्या होगा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आतंकवाद पर भी लगाम लगेगा, इस्लामिक आतंकवाद धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा, क्योंकि उसको समझ आ जाएगा कि अगर ये 4 बड़े देशों ने चाहा तो हमें कुचल देंगे। तो अभी की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। तो मोदी को गाली देना अगर शौक है तो दे सकते हैं, लेकिन आज भी भारत की वैश्विक नीति, अपनी आंतरिक सुरक्षा और डेवलपमेंट, ये तीनों पर जो मोदी के नेतृत्व में काम हो रहा है वह अद्वितीय है। इसके पहले देश ने कभी ऐसा काम नहीं देखा था। अभी आगे 5 साल तक इस नेतृत्व में भारत का कोई नुकसान नहीं होना है। इसलिए हम सबको एक बार फिर से विवेचना करनी है कि हमें किस तरह का भारत चाहिए, उलझा हुआ परेशान हाल भारत या एक विश्व अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था का बड़ा केंद्र भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।